गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, या फिर हम इसको संगत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, संगत सिद्धांत या फिर कोलिजन थ्योरी, और इसी का ही एक और नाम भी है जिसको हम टक्कर सिद्धांत कहते हैं। टक्कर सिद्धांत कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि एक संगत आवृत्ति नाम की कोई चीज होती है जिसको कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो किसी भी इकाई आयतन में इकाई समय में, इकाई आयतन में इकाई समय, और इकाई समय यहाँ पर अपने को प्रति सेकंड ले लेना है। तो इकाई आयतन में प्रति सेकंड में जो है होने वाली टक्करों की जो संख्या है उसको हम संगत सिद्धांत या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कल हमने एक इक्वेशन भी जैसे पढ़ी थी कि a प्लस बी जो है अगर वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका जो रेट होगा अभिक्रिया का या वेग होगा वो जेड ए बी ई अपॉन आर टी होगा। तो यहाँ पर जेड ए बी जो है वो क्या है, संगत आवृत्ति है, या फिर इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में हमने जो बात करी थी, मैंने आपसे कहा था कि कोलिजन थ्योरी जो है इसमें हम ये सीखते हैं कि जब भी कोई रिएक्टेंट जो है, जब भी कोई क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, तो क्रियाकारक को उत्पाद में जाने के लिए दो अवरोध पार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो अवरोध कौन कौन से हैं, बैरियर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला अवरोध जो था उसको तो हमने लिखा था ऊर्जा अवरोध, और जो दूसरा था उसको हमने लिखा अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध, ठीक है, दो हमने पढ़े थे, एक पहला था ऊर्जा अवरोध और दूसरा था अभिविन्यास अवरोध। क्लियर। और आज की वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा अवरोध क्या होता है और अभिविन्यास अवरोध क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम एनर्जी बैरियर कह देते हैं। बैरियर का मतलब बाधा होता है या अवरोध होता है, और अभिविन्यास अवरोध को हम ओरिएंटेशन बैरियर कह देते हैं, या फिर अभिविन्यास अवरोध कह देते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये अपना इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी बैरियर के बारे में। एनर्जी बैरियर या ऊर्जा अवरोध क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा अवरोध क्या होता है। तो देखिए, किसी भी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास वो ऊर्जा नहीं है तो फिर वो कभी भी उत्पाद में नहीं बदल पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरेक अभिकारक को, अणु को वो अवरोध पार करना आवश्यक है। अगर नहीं पार करेगा तो उत्पाद में नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एनर्जी बैरियर है, और इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ से ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको कह देते हैं T,
और यहाँ पर हमने लिखा ऊर्जा। ठीक है, तो इस ग्राफ को अपन बनाते हैं। यहाँ देखिए ये एक अभिक्रिया का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। यहाँ जो है ये क्रिया कारक है, यहाँ पर क्रिया कारक जो क्रिया करेंगे आपस में, और यहाँ पर ये है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्लियर? अब क्या है कि क्रिया कारक जो है उनको उत्पाद में बदलना है, और क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब इतनी ऊर्जा चाहिए उसको, इतनी ऊर्जा चाहिए। अगर इतनी ऊर्जा नहीं है तो वो कभी भी उत्पाद में नहीं बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ ऊर्जाओं की वैल्यूज क्या है, ऊर्जाओं के मान क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को, जैसे ये जो एनर्जी है ये वाली, मतलब इतनी तो इनके पास ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, इतनी तो इनके पास ऑलरेडी है पहले से, ये अभिकारक है और अभिकारकों के पास इतनी ऊर्जा पहले से ही है, तो हम इसको कहेंगे अणु की सामान्य ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा जो है हर एक अणु के पास होती है। ठीक है, ये उसको किसी से ग्रहण नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी है उसके पास। अच्छा, इससे एक्स्ट्रा, मतलब इतनी तो है और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, एक्स्ट्रा इतनी चाहिए, ये वाली, ये इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस अतिरिक्त ऊर्जा को नाम दिया हमने सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो सक्रियण ऊर्जा और औसत ऊर्जा या सामान्य ऊर्जा जो है, इन दोनों को ही अगर जोड़ दिया जाए और दोनों का जो मान होगा उसको हम कहेंगे दहली ऊर्जा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी बैरियर की ऊर्जा अवरोध की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, और इस ऊर्जा का हमने नाम दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ये कोई इंसान है, यहाँ पर इसको यहाँ पहुंचना है, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ है इतना बड़ा, तो उसको पहाड़ की चोटी पर जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, शर्त है इसमें कि और कोई रास्ता नहीं है, इसको यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो ये ऊर्जा अवरोध है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हमारे इसी लेसन में एक टॉपिक है आपका सक्रियण ऊर्जा का, तो वहां मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ऊर्जा अवरोध जो है उसमें सक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या उसमें रोल प्ले करती है। हाँ, एक चीज मैं आपको यही बता देता हूँ कि जब हम किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरकों को ऐड कर देते हैं, उत्प्रेरकों को जोड़ देते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा कि उत्प्रेरक जो है वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को या तो कम कर देते हैं और या फिर क्या कर देते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं। तो मेनली उनका काम क्या होता है कि जैसे उत्प्रेरक हमने इस अभिक्रिया में डाला तो वो क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा। देखो उसने ये जो पहाड़ जो था वो छोटा हो गया ना, तो अब आसानी से पार हो जाएगा, ये आसानी से पार हो जाएगा, इसका मतलब उत्पाद जो है आसानी से बनेंगे, आसानी से बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उत्पाद है, जो अभिक्रिया है, उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, और सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करने की वजह से क्या हुआ कि ये उत्पाद जो है आसानी से बनने लगे, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। अब अगर इन जो ऐसे उत्प्रेरक होते हैं ना, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, इनको कहा जाता है धनात्मक उत्प्रेरक।
इसको हम इस वाले ग्राफ को कह देते हैं, ये किसकी वजह से पैदा हुआ? ऋणात्मक उत्प्रेरक के कारण बना ये वाला। क्लियर हुई बात ये वाली? तो ये भैया ऊर्जा अवरोध के बारे में आपने सारी बातें सीख ली हैं कि ऊर्जा अवरोध क्या होता है। ऊर्जा अवरोध को पार करना उत्पाद बनाने के लिए अति आवश्यक है। ऐसा अगर नहीं होगा, अगर इस अवरोध को पार नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ये तो पहला हमारा बैरियर हमने पढ़ लिया कि ऊर्जा बैरियर जो है या एनर्जी बैरियर जो है उसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि वो क्या किस प्रकार से एनर्जी जो है वो प्रभावित करती है अभिक्रिया के वेग को। अब इसके बारे में जो दूसरा है उसको बोलते हैं अभिविन्यास अवरोध। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बता ही दिया आपको, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर जो है वो, अब ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है? तो मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बताता हूं यहाँ पर कि जैसे कार्बन, उदाहरण से एग्जांपल से हम समझते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हमने NO2 के साथ कराई, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? CO2 बनेगा और NO बनेगा। ठीक है भाई, ये तो अभिक्रिया है। अब इसमें देखो एनर्जी ओरिएंटेशन का क्या रोल है। देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना, इसकी अगर हम संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये कार्बन है और ये इसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, CO। अब इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगी हुई है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहां पर ये नाइट्रोजन बन गई और ये ऑक्सीजन। क्लियर है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। अब क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन ने तो आपस में रिएक्ट होना नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना है आपस में, तभी तो CO2 बनेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन थोड़ी जुड़ेंगे आपस में, लेकिन कार्बन के सामने कौन है? नाइट्रोजन है। तो कार्बन के सामने नाइट्रोजन है, इसका मतलब अभिविन्यास इसका तो सही नहीं है। अभिविन्यास अगर सही नहीं है तो फिर ये तो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। और वास्तव में ऐसा होता भी है कि यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के सामने नाइट्रोजन है, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा उसके साथ। कार्बन को CO2 बनाने के लिए किसके साथ रिएक्ट करना है? ऑक्सीजन के साथ करना है, तो फिर ऑक्सीजन को इसके सामने लेकर आना पड़ेगा। तो देखो जैसे ये हुआ कार्बन, ये हुआ ऑक्सीजन प्लस, अब देखो इसको अपने क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है NO2 वाली, उसको इसके सामने लेकर आते हैं। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन के सामने ऑक्सीजन है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये CO2 बन गया या CO2। अब यहां आपने ये समझ लिया होगा कि ओरिएंटेशन जो है, ये अभिविन्यास जो है वो इसका सही होना चाहिए। अगर कार्बन के सामने नाइट्रोजन है तो फिर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कार्बन के सामने अगर ऑक्सीजन है, इसको घुमा के थोड़ा सा रखा जाए, कार्बन के सामने ऑक्सीजन आ जाए तो फिर अभिक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि अभिविन्यास जो है वो सही होना अति आवश्यक है, अदरवाइज ये ऐसा जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन जो क्रिया करेंगे नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। तो अभिविन्यास का मतलब समझ में आया। और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, और एग्जांपल जो है इसमें देखो, हम बात करते हैं NO2 के एग्जांपल के बारे में।
देखो NO2 और NO2 जो है आपस में क्रिया करके N2O4 बना लेते हैं। ठीक है, अब हम अभिविन्यास की बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा होगा क्या। देखो भाई, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक, और ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक। एक्चुअली में क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करेंगे इसमें, तो नाइट्रोजन के सामने तो ऑक्सीजन है इस वक्त, मतलब मॉलिक्यूल घुमा हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के सामने है, तो फिर अब अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभिविन्यास जो है वो गलत है, ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो फिर इसको सही कैसे किया जाए, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस देखो चेक करो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे के सामने है, अब सामने है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन एक दूसरे से क्या कर लेंगी, क्रिया कर लेंगी, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन N2O4 बन गया, फार्मूला सही होता है N ये फार्मूला होता है। तो ये समझ गए होंगे ना किस प्रकार से ये रिएक्ट हो रहा है। तो अभिविन्यास जो है वो इसका सही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें देखो कि आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जो कि किस प्रकार से हेल्प करेगा अपने को समझने में कि जो है ओरिएंटेशन का या अभिविन्यास का अभिक्रिया के पूरा होने में क्या रोल होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को देखते हैं अपने, ये अभिक्रिया वास्तव में है क्या, देखो ये है CH3Br है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन है, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्सिल आयन के साथ करानी है और इस तरफ जाके अपने को CH3OH बनाना है और Br नेगेटिव को अलग कर देना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो है इसमें रिएक्शन होगी। अब एग्जांपल देखो, यही वाला मैं ऐसे ऊपर करके मैंने लिखा है, तो जो कार्बन है ना वो इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना, जैसे 3 पैरों वाला स्टूल होता है ऐसे करके, ऐसे ये 3 हाइड्रोजन ऐसे नीचे की ओर ऐसे स्टूल वाले पैर होते हैं उसी तरह, और इधर ब्रोमीन है। अब यहाँ पर मैंने ना इसको दो तरीके से लिखा हुआ है, देखो इधर मैंने Br लिखा, इधर OH लिखा, इसमें मैंने घुमा के Br को इधर लिख दिया और OH को इधर लिख दिया। तो आपको क्या लगता है कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, या दोनों हो जाएंगी? तो देखो इसमें क्या है कि इसमें भी अभिविन्यास गलत है, एक अभिक्रिया में एक में सही है। इस वाली अभिक्रिया को देखो, देखो OH पे माइनस है, तो Br को जब भी आप तोड़ोगे तो Br पे भी माइनस ही होता है। अब ये माइनस माइनस एक दूसरे के सामने आ गए, तो माइनस माइनस को एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये तो आपस में रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अपने को ये बंध यहां से तोड़ना है, इसको तोड़ के इसको जोड़ना है यहाँ पर, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर हुई? अब इसको देखो, इसमें क्या है कि Br जो है वो दूसरी साइड में है ना, ये नेगेटिव तो दूसरी साइड में है, OH यहाँ आगे अटैक करेगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर जब OH अटैक करेगा तो क्या होगा कि Br नेगेटिव तो अलग हो जाएगा और OH जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप देखो कि ये क्या बन गया, CH3OH बन गया। तो ये इसका अभिविन्यास का रोल है, इसके अंदर की अभिक्रिया जब होती है तो मॉलिक्यूल किस प्रकार से रखे हुए हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनका कौन सा सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के सामने आता है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि अभिक्रिया का वेग कैसा होगा या अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। ठीक है भाई, तो ये अपना अभिविन्यास का अवरोध जो था वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद
ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखो भाई, ताप पर निर्भरता कैसे है। तो कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का ताप जो है अगर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, उसी बात को हम यहाँ फिर वापस रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर T है, ठीक है, और अगर उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए तो वेग जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 2 से 3 गुना बढ़ जाना चाहिए। और इसको हम एक अलग तरीके से लिखते हैं कि जैसे मान लिया kT, T समय पर वेग नियतांक kT है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पुराना वेग नियतांक था वो kT है। ये वाला वेग नियतांक तो है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में कितना हुआ, और ये था kT पर। इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 2 से 3 गुना आ जाएगा, मतलब उसमें डिफरेंस आ जाएगा। kT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन kT को भी हम क्या कह देते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आई बात। अब यहां पर भी एक और लॉजिक आपको याद रखना है। कौन सा, कि जब हम 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं ना तो अभिक्रिया में 2 से 3 गुना वेग जो है बढ़ जाता है। लेकिन जब हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, संगत आवृत्ति की, तो जब 10 डिग्री ताप बढ़ाया जाता है तो संगत आवृत्ति जो है वो तो 2 से 3% बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, ये बढ़ती है, तीर का निशान ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ती है। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है वो 200 से 300 गुना बढ़ता है। ठीक है, 200 से 300 गुना बढ़ता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये बाद में जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे ये बात पता चली। अब संगत आवृत्ति के बारे में आप जानते ही हो क्या होती है। इकाई आयतन में एक निश्चित समय में या प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या जो है उसको संगत आवृत्ति कहते हैं। संगत आवृत्ति जो है, जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन है, जैसे ही ताप बढ़ेगा संगत आवृत्ति बढ़ेगी। ताप जब बढ़ेगा यानी कि संगत आवृत्ति बढ़ेगी। ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है अणुओं की, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो संगत आवृत्ति बढ़ती है। तो एक तो ये कारण हो गया संगत आवृत्ति बढ़ने का, और संगत आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। और दूसरा इसके अंदर है प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि। प्रभावी टक्करें वो होती हैं, ऐसी टक्करें जब अभिकारक आपस में टकराते हैं और उनसे उत्पाद बन जाते हैं। जिस टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बना उसको हम प्रभावी टक्कर कहेंगे, और अगर उत्पाद नहीं बना तो वो फिर प्रभावी टक्कर जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका टक्कर सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट। कल हम आर्रेनियस की समीकरण और सक्रिय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और उनके बीच में क्या संबंध पाया जाता है। ठीक है।